आज हम पढ़ेंगे अध्याय संसद यानी कि पार्लियामेंट। और हमारा मकसद है संसद की पूरी मशीनरी को समझना। मतलब ये कैसे काम करती है, इसकी शक्तियां क्या हैं और ये नियम क्यों बनाए गए हैं। इस वीडियो में हम एक भी पॉइंट को छोड़ने वाले नहीं हैं। इसे इतनी अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि एग्जाम से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये संसद है क्या? संविधान की किताबों में तो इसे केंद्र सरकार का विधायी अंग या लेजिस्लेटिव ऑर्गन कहा गया है, पर इसका असली मतलब क्या है? देखिए, इसका असली मतलब है कि ये वो जगह है जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। भारतीय लोकतंत्र का एक तरह से केंद्र बिंदु। अच्छा, इसीलिए सरकार के इस रूप को वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं, जो हमने ब्रिटेन से अपनाया है। एकदम सही। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसका एक गहरा अर्थ है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी सरकार, मतलब प्रधानमंत्री और उनके मंत्री, वो सीधे तौर पर संसद के प्रति और खासकर लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं। बिल्कुल, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। उन्हें सदन में सांसदों के सवालों का जवाब देना होता है। यही इस मॉडल की आत्मा है। ये समझना बहुत जरूरी है। और संविधान में भी अनुच्छेद 79 से 122 तक सब कुछ संसद के बारे में ही है जी। अब यहाँ एक दिलचस्प बात आती है। अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। हाँ, फिर वो संसद का हिस्सा कैसे हुए? ये भारतीय लोकतंत्र के चेक्स एंड बैलेंसेस का एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, अगर दोनों सदन मिलकर कोई भी कानून पास कर दें और वो तुरंत लागू हो जाए तो गड़बड़ हो सकती है। हाँ, राष्ट्रपति एक सुरक्षा वाल्व की तरह काम करते हैं। कोई भी विधेयक यानी बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद भी तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति की मोहर ना लगा दें। अच्छा, तो वो एक तरह से फाइनल क्वालिटी चेक करते हैं। और उनके पास सत्र बुलाने और लोकसभा को भंग करने जैसी शक्तियां भी तो होती हैं। एकदम सही। ये व्यवस्था हमने अमेरिका से अलग रखी है, जहां राष्ट्रपति उनकी विधायिका यानी कांग्रेस का हिस्सा नहीं होते। हमारे यहाँ राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, चलिए अब संसद के इन 2 सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की बनावट को समझते हैं। हाँ, ये 2 अलग अलग टीमें हैं और दोनों के बनने का तरीका भी बहुत अलग है। बिल्कुल। लोकसभा, जैसा नाम से ही जाहिर है, लोगों का सदन है, हाउस ऑफ द पीपल, जहां हमारे सीधे चुने हुए प्रतिनिधि यानी एमपीज बैठते हैं जी। लेकिन राज्यसभा मतलब राज्यों की परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसकी कहानी थोड़ी अलग है। बिल्कुल, राज्यसभा को ऐसे समझिए कि ये केंद्र में राज्यों की आवाज है। अच्छा, यहाँ सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते। हाँ, हर राज्य की विधानसभा के चुने हुए विधायक अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्यों को चुनकर राज्यसभा में भेजते हैं। बिल्कुल। और ये सीटें आबादी के हिसाब से तय होती हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से 31 सदस्य आते हैं, जबकि गोवा जैसे छोटे राज्य से सिर्फ 1। सही। ये तो हुई राज्यों की बात, पर राज्यसभा में 12 सदस्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। हाँ, ये 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा में असाधारण काम किया हो। इसके पीछे सोच क्या है? विचार यह है कि सदन में ऐसे लोगों का अनुभव और ज्ञान भी पहुंचे जो शायद चुनावी राजनीति की जटिलताओं में नहीं पड़ना चाहते। ये एक बहुत अच्छी सोच है। तो राज्यसभा की अधिकतम सीटें 250 हो सकती हैं, लेकिन अभी 245 है जी। अब आते हैं लोकसभा पर। यहाँ तो सीधा हिसाब है, जनता वोट देती है, सांसद चुने जाते हैं। हाँ, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर जो भी 18 साल या उससे ऊपर का है वो वोट दे सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प तथ्य है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। वोट देने की उम्र हमेशा 18 साल नहीं थी। एक मिनट, क्या मतलब 1988 तक वोट देने की उम्र 21 साल थी? जी हाँ, 61वें संविधान संशोधन ने इसे बदला। ये तो बहुत बड़ा बदलाव रहा होगा। अचानक से करोड़ों नए युवा वोटर्स सिस्टम में आ गए होंगे। बिल्कुल, ये एक ऐतिहासिक बदलाव था। और हाल ही में एक और बड़ा बदलाव हुआ है। पहले लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान था। हाँ था, लेकिन 104वें संशोधन अधिनियम 2019 के जरिए इसे अब समाप्त कर दिया गया है। तो अब लोकसभा में कोई मनोनीत सदस्य नहीं होता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 हैं और वर्तमान में 543 सीटों पर चुनाव होता है। सही। ठीक है, तो अब हमारे पास दोनों सदनों के खिलाड़ी मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि ये मैदान में कितनी देर तक खेलते हैं, मतलब इन सदनों का कार्यकाल कितना होता है। यहाँ भी दोनों सदनों में जमीन आसमान का फर्क है। राज्यसभा एक तरह से भारतीय राजनीति का टेस्ट मैच है। ये कभी खत्म नहीं होता। मतलब ये एक स्थायी सदन है। हाँ, ये कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। इससे एक निरंतरता बनी रहती है। जी, जबकि लोकसभा एक T20 मैच की तरह है जिसका कार्यकाल 5 साल का होता है। और कभी कभी तो ये 5 साल से पहले भी खत्म हो सकता है। बिल्कुल, अगर सरकार बहुमत खो दे या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसे भंग कर दें। लेकिन क्या इसका कार्यकाल बढ़ भी सकता है? हाँ, एक खास परिस्थिति में अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में
1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, तो हमने सदस्य और उनके कार्यकाल को समझ लिया, पर इन सदनों का सदस्य बनने के लिए जमीनी नियम क्या हैं? कुछ बुनियादी शर्तें हैं। जाहिर है भारत का नागरिक होना जरूरी है। और उम्र का भी एक पैमाना है। लोकसभा में जाने के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े सदन यानी राज्यसभा में जाने के लिए आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। ये तो हुई योग्यताएं, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी होंगी जिनकी वजह से कोई सदस्य अयोग्य यानी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। हाँ, और ये नियम लोकतंत्र को साफ सुथरा रखने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे अगर कोई व्यक्ति सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर है तो वो सांसद नहीं रह सकता। इसका तर्क क्या है? तर्क यह है कि आप एक ही समय में सरकार से तनख्वाह लेकर सरकार पर नजर नहीं रख सकते। और अगर कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ हो या दिवालिया हो गया हो तो भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता। जी, लेकिन एक और बड़ी वजह है जो अक्सर सुर्खियों में रहती है, दल बदल। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि सांसद चुनाव किसी और पार्टी के टिकट पर जीतते थे और बाद में लालच में आकर दूसरी पार्टी में चले जाते थे। तो इसे रोकने के लिए क्या किया गया? इसे रोकने के लिए संविधान में 10वीं अनुसूची यानी 10th शेड्यूल जोड़ी गई, जिसे दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। अगर कोई सदस्य अपनी पार्टी छोड़ देता है या पार्टी के निर्देशों के खिलाफ वोट करता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। ये एक बहुत जरूरी प्रावधान है। अच्छा, अब सदन के अंदर चलते हैं। जब इतने सारे सांसद एक साथ बैठते हैं तो कार्रवाई को कौन नियंत्रित करता है? बहुत अच्छा सवाल है। लोकसभा में इस अंपायर की भूमिका निभाते हैं अध्यक्ष यानी स्पीकर। और उनकी अनुपस्थिति में? उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर। स्पीकर का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं और उनके पास बहुत बड़ी शक्तियां होती हैं। जैसे सदन में व्यवस्था बनाए रखना। अगर किसी बिल पर पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट पड़े तो वो अपना निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट दे सकते हैं। और एक सबसे बड़ी शक्ति भी तो है। हाँ, ये प्रमाणित करना कि कोई विधेयक धन विधेयक यानी मनी बिल है या नहीं, उनका निर्णय अंतिम होता है। और राज्यसभा में कौन होता है? राज्यसभा में होते हैं सभापति, चेयरमैन और उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन। और यहाँ एक बहुत ही खास बात है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। वो क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। जो भी व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति बनेगा वो स्वतः ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। ये तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अच्छा, ये सदन मिलते कब कब है? यहीं पर संसद के सत्र या सेशंस का कॉन्सेप्ट आता है। राष्ट्रपति उन्हें साल में कुछ खास समय के लिए काम करने के लिए बुलाते हैं। परंपरा के अनुसार साल में 3 सत्र होते हैं। सबसे पहले बजट सत्र फरवरी से मई तक, फिर मॉनसून सत्र जुलाई से सितंबर, और सर्दियों में शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक। जी हाँ, और यहाँ कुछ और शब्द समझने जरूरी हैं, जैसे सत्रावसान, प्रोरोगेशन, मतलब जब राष्ट्रपति सत्र को समाप्त करने की घोषणा करते हैं। और स्थगन या एडजॉर्नमेंट वो स्पीकर या चेयरमैन करते हैं जब वो दिन की कार्रवाई को कुछ समय के लिए रोकते हैं। और विघटन डिसोल्यूशन सिर्फ लोकसभा का होता है, मतलब उसका जीवन काल ही समाप्त हो गया। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं। कानून बनता कैसे है? ये एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। सबसे पहले होता है प्रथम वाचन, फर्स्ट रीडिंग, जब कोई सदस्य सदन में विधेयक को पेश करता है। ये बस एक औपचारिक शुरुआत है। हाँ, असली काम शुरू होता है द्वितीय वाचन, सेकेंड रीडिंग में। इस स्टेज पर बिल के हर क्लॉज पर विस्तार से चर्चा होती है, बहस होती है। बिल को संसदीय समिति के पास भी भेजा जा सकता है, मतलब बिल की पूरी स्क्रूटनी होती है। और फिर आता है तृतीय वाचन, थर्ड रीडिंग। इस स्टेज पर बस इस बात पर वोटिंग होती है कि बिल को पास किया जाए या नहीं। और एक सदन से पास होने के बाद ये पूरी प्रक्रिया दूसरे सदन में दोहराई जाती है। बिल्कुल, और जब दूसरा सदन भी इसे पास कर दे तब ये राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए जाता है। लेकिन सारे बिल इतने सीधे नहीं होते। एक खास तरह का बिल होता है धन विधेयक यानी मनी बिल। ये अलग कैसे है? धन विधेयक मतलब पैसे से जुड़े मामले, जैसे कोई नया टैक्स लगाना या सरकार द्वारा उधार लेना। संविधान के अनुच्छेद 110 में इसकी परिभाषा दी गई है। और इस पर लोकसभा को विशेष शक्तियां दी गई हैं, है ना? बहुत ज्यादा। पहली बात, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। लोकसभा से पास होने के बाद जब ये राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। उसे 14 दिनों के अंदर इस पर फैसला लेना होता है। और अगर वो नहीं लेती तो बिल को स्वतः पारित मान के हिलाता रहे। राज्यसभा सिर्फ सुझाव दे सकती है, जिन्हें मानना या ना मानना लोकसभा की मर्जी है। ऐसा क्यों है? राज्यसभा के साथ ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव नहीं बल्कि लोकतंत्र का सिद्धांत है। क्योंकि लोकसभा में सीधे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, इसलिए जनता के पैसे पर खर्च का अंतिम अधिकार भी उन्हीं के पास होना चाहिए। बहुत तार्किक बात है। लेकिन कई बार साधारण विधेयकों पर दोनों सदनों में सहमति नहीं बन पाती। उस गतिरोध की स्थिति में क्या होता है? उस डेडलॉक को तोड़ने के लिए संविधान में एक रास्ता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। अच्छा, और इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठकर बिल पर वोटिंग करते हैं? जी,
और क्योंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या राज्यसभा से लगभग दोगुनी होती है, तो जाहिर है कि संयुक्त बैठक में पल्ला लोकसभा का ही भारी रहता है। बिल्कुल, और इसकी अध्यक्षता भी लोकसभा स्पीकर ही करते हैं। ठीक है, कानून बनाने की प्रक्रिया के बाद अब आते हैं सरकार के हिसाब किताब पर, यानी बजट पर। यहाँ भी एक रोचक तथ्य है, हमारे संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ है। अनुच्छेद 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। और इसे पास करने की प्रक्रिया में विपक्ष की क्या भूमिका होती है? बहुत बड़ी। जब अलग अलग मंत्रालय अपने खर्चों के लिए पैसा मांगते हैं, तो विपक्ष सरकार की नीतियों के विरोध में कटौती प्रस्ताव यानी कट मोशन ला सकता है। और अगर ये पास हो जाए तो? अगर कटौती प्रस्ताव पास हो जाए तो इसे सरकार की हार माना जाता है और इसे इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। तो संसद सिर्फ कानून ही नहीं बनाती, बल्कि सरकार के खजाने की चाबी भी अपने पास रखती है। एकदम। संक्षेप में संसद की कई शक्तियां हैं। पहली है विधायी शक्ति, कानून बनाना। फिर है कार्यकारी शक्ति, सवालों और प्रस्तावों के जरिए सरकार पर नियंत्रण रखना। फिर आती है वित्तीय शक्ति, जैसा हमने बजट में देखा। और एक बहुत बड़ी शक्ति है संविधान में संशोधन करने की। हाँ, अनुच्छेद 368 के तहत। इसके अलावा कुछ न्यायिक शक्तियां भी हैं, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। और निर्वाचक शक्तियों के तहत ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेती है। इतना सब कुछ करने के लिए सांसदों को कुछ खास अधिकार भी तो मिलते हैं, जिन्हें संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। हाँ, अनुच्छेद 105 में इसका जिक्र है। सबसे बड़ा विशेषाधिकार है बोलने की स्वतंत्रता। संसद के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी सांसद पर अदालत में कोई केस नहीं किया जा सकता। और उन्हें गिरफ्तारी से भी कुछ छूट मिलती है? जी, लेकिन ये छूट सिर्फ सिविल मामलों में है, आपराधिक मामलों में नहीं। सत्र के दौरान और सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी सदस्य को सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर संसद सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि एक जीवंत संस्था है। हाँ, जहां लोकतंत्र हर रोज सांस लेता है। बिल्कुल। आज की इस गहरी चर्चा से एक सवाल हमारे श्रोताओं के लिए बनता है। सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग का प्रावधान किया गया है? आपके विकल्प है अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 79। इस प्रश्न का सही जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक